हाँ भाई, हमने कल क्या किया था? क्षेत्रमिति किया था ना, थोड़ा सा किया था। तो क्षेत्रमिति में क्या कोई बच्चा बता सकता है क्षेत्रमिति है उसका मतलब क्या है? मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र को मापना। क्षेत्र को मापना, ठीक है ना। क्षेत्रमिति का मतलब है क्षेत्र को मापना। किसी एरिया है, कोई जगह है, कोई मैदान है, उसको मापना इसमें आता है क्षेत्रमिति के टॉपिक में है। तो इसमें जैसे भाई एरिया या कोई पर्टिकुलर फिगर है, आकृति है, किस प्रकार की आकृति है, उनको कैसे मापा जाए, यही था ना। तो आकृति किस प्रकार की है, जैसे वो आकृति गणित में काफी सारी है, जैसे वर्ग है, वर्ग है, आयत है और वृत्त है, ठीक है ना। और जैसे घनाभ है और बेलन है, शंकु है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की आकृति है? ये कौन सी आकृति है? और ये कौन सी आकृति है? 3D आकृति। ये 2D आकृति और ये 3D आकृति, ठीक है ना। तो जो 2D आकृति है, जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, तो इनको मापन का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। भुजा की लंबाई भी एक तरह से मापन में ही आ गई। भुजा की लंबाई को मापना। और ऐसी जो 3D आकृति है उनमें क्या है? उनको मापने का मतलब उसमें भुजा की लंबाई हो सकती है भाई, भुजा की लंबाई। और क्या होती है? क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्षेत्रफल दो तरह से होता है ना। दो तरह से कौन सा होता है? 3D आकृति है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें आयतन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन भी निकालते हैं। ये 3D में है। 2D और 3D में दोनों में क्या अंतर है? 2D और 3D जो आकृति है, 2D में तो का मतलब दो भुजाएं, मतलब लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। और 3D का मतलब तीन भुजाएं, उसमें मोटाई भी मिलेगी। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना। जैसे ये है अपने पास भाई, ये जो है कौन सी आकृतियां हैं? ये 2D आकृतियां है ना। ये 2D आकृति जैसे आयत है, ये वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, तो इनका क्षेत्रफल निकालना ये 2D आकृति में आता है, क्योंकि ये प्लेन है, इनको हम ड्रा कर सकते हैं। इनकी मोटाई नहीं है, ऊंचाई मतलब तीसरी भुजा नहीं है, केवल लंबाई चौड़ाई दो ही भुजा है। तो 2D आकृति है ये, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए इसे इनको हम 2D आकृति बोलते हैं, 2 डायमेंशन। और 3D आकृति कौन सी है भाई? 3D आकृति जिसमें हम तीन भुजाएं होती हैं। 3D आकृति कौन सी होती है? तीन भुजाओं वाली आकृति, मतलब इसमें कुछ मोटाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई कह सकते हो, ठीक है ना। ये त्रिविमीय 3D आकृति बोलते हैं इनको, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया? 2D और आकृति में क्या अंतर होता है, समझ में आया? अब बताइए, तो जो सिक्का है, सिक्का वो किस प्रकार की आकृति है? बेलनाकार। क्यों बेलनाकार आकृति क्यों है वो? क्योंकि इसका ऊपर ऐसी करेंगे तो बेलनाकार बनेगा। खड़ा होकर बता भाई, बेलनाकार क्यों है वो?
शाबाश, बताइए। हैं? क्योंकि उसके ऊपर हम सिक्के रखेंगे तो वो बेलनाकार बन जाएगा। एक सिक्का है फिर हाँ, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक सिक्का है उससे क्लियर पता नहीं लग रहा, तो सिक्के के ऊपर सिक्का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे कई सिक्के रखोगे और फिर उस आकृति को देखोगे तो उसका पता लग जाता है कि भाई ये किस प्रकार की आकृति है। ऐसे ही जैसे पेज वाला मामला है, भाई एक पेज से थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, तो एक पेज के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा पेज के ऊपर पेज रखते जाओगे तो उससे पता लग जाएगा आकृति किस प्रकार की बन रही है। ठीक है ना। तो देखो, मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक अपना 70 में थी, इसमें आज हमने घनाभ के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ में 6 फलक हैं। ठीक है ना, जैसे ये आकृति है, ये घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है और इस घनाभ में फलक कितने हैं? 6। ठीक है, इसमें 6 फलक हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और किनारे कितने हैं इसमें? किनारे 12। 1 2 3 4 4 8 और 4 12। और कोने कितने हैं? कोने हैं 8। ठीक है, ये किनारे, फलक और कोने, क्या ये जो हमने अनुमान लगाया है या इसमें देखा है, क्या ये सही है? ये जांचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फलक है इन दोनों का जोड़ कर दो, 6 + 8, और जो किनारे हैं उसमें 2 जोड़ दो। अगर ये जोड़ बराबर आता है तो इसका मतलब जो हमने जो लिखा है फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या, इसका मतलब वो सही है। अगर ये इस तरह से टैली नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सही नहीं है। और ये चीज, इस चीज को किसने बताया था? यूक्लिड। यूक्लिड प्रमेय है ये। यूक्लिड एक गणितज्ञ रहे, महान गणितज्ञ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि भाई फलक और जो इन कोनों का जोड़ है, अगर हम किनारे +2 करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो ये हम इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब जो है, हम आज की जो हमारी चर्चा है, हमने इस घनाभ के ऊपर करनी है कि भाई घनाभ में का क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आयतन है वो किस प्रकार से निकल सकता है। तो घनाभ के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा घनाभ का? घनाभ पहले तो ये बताइए कौन सी आकृति है? 3D आकृति है, क्योंकि घनाभ 3D आकृति है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, 3 भुजाएं है ना। जैसे अपना ये रूम है, ये कैसा है? घनाभ के आकार का है ना। अपना जो रूम है ये घनाभ के आकार का है। तो जो रूम है ये अपना, इसमें हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल 3D आकृति में क्षेत्रफल को भी 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है? वक्र नाम से ही स्पष्ट है, चाप। ठीक है ना, चाप। तो इसका मतलब ये पार्ट। ठीक है, चारों दीवार, तो 4 दीवारी है। ठीक है ना, जो 4 दीवारी है उसके क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 4 दीवारी के क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब 4 फलक हो गए, और अगर इस 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है इसमें हम 2 फलक, छत और फर्श, दोनों को जोड़ दें तो वो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया?
ठीक है ना, मतलब जो 6 के 6 फलक हैं घनाभ के अंदर, 6 फलक हैं टोटल, 4 तो दीवार, फर्श और छत, तो जो 6 के 6 फलक हैं उनका क्षेत्रफल है वो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम क्या कहते हैं, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 20 मीटर वर्ग मीटर। शाबाश, 20 वर्ग मीटर होगा, ना कि मीटर। तो वर्ग मीटर क्यों होगा, मीटर क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि यहाँ जब 5 मीटर और 4 मीटर है ना, यहाँ 5 मीटर है ये, गुणा 4 मीटर, जब 5 चौके 20, तो मीटर गुना मीटर भी तो साथ चल रहा है, मीटर भी तो साथ चल रहा है ना। तो किसी भी संख्या की 2 बार अगर गुना होगी तो इसका मतलब क्या है, वर्ग मीटर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए इस दीवार का क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं, ये घनाभ है ना, केवल अब मान लीजिए एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। अब हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए यही दीवार है अपनी, यही दीवार है ना, तो हम ये जो फलक है, इस फलक की हम बात करें तो किस प्रकार की आकृति है, केवल इस फलक की। इस फलक दिखने में कैसा है, ये कैसा आकार दिख रहा है इसका, आयताकार है ना। और आयताकार में ये तो इसकी लंबाई है और ये क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई होगी ना। ये लंबाई और ये ऊंचाई, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई की और लंबाई की गुणा हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब इस भुजा की और इस भुजा का हमने गुणा कर देना, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये भुजा L मीटर है और ये भुजा H मीटर है, तो इसका मतलब लंबाई की दोनों भुजाओं की गुणा करोगे, LH वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग इकाई जो भी है वो हो जाएगा। ऐसे ही अब ये बड़ी दीवार थी, ये अब दोनों, इस दीवार का और इस दीवार सामने वाली दोनों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या कर दोगे, इसको डबल कर दोगे, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया ना। तो इसी प्रकार से इस दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये कमरे की क्या है, इस घनाभ की चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। इसका मतलब अगर इस दीवार का हमने क्षेत्रफल निकालना है तो एक H है और एक B है, तो B गुना H वर्ग इकाई, B गुना H वर्ग इकाई, ये हो गया इस दीवार का या इस दीवार का
एक दीवार का, जो आमने सामने के उनमें एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया BH। इसको अगर डबल करोगे, 2 से गुणा कर दिया तो दोनों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह सकते हो भाई जो घनाभ है, 2 बड़ी दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और 2 छोटी दीवारों का क्षेत्रफल भी निकाल लिया हमने। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, ठीक है ना। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 2 बड़ी दीवार 2 छोटी दीवार। यहां से हमने 2 कॉमन आ सकता है, दोनों में H भी है, H को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बच गया? L प्लस B। इसका मतलब ये फार्मूला बन गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल या वक्र पर क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B, ठीक है। अगर हमने घनाभ का वक्र पर क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, तो वक्र पर क्षेत्रफल निकालना है मान लो हमने, तो क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। किस किस की हैं? किस किस की गुणा करोगे? यहाँ ये 2 है गुणा ये क्या है? ऊंचाई 6, अंदर ये क्या है? L 10 जमा B का मतलब चौड़ाई 8, समझ में आया? तो 2 गुणा 6 गुणा 10 और 8 18, इन सभी की गुणा कर दो, ठीक है ना। 2 छिके 12 गुणा 18, 12 अठे 96, 9 12 एकम 12 और 9 21 वर्ग मीटर, ठीक है ना। क्या आ गया? ये वक्र पर क्षेत्रफल घनाभ का ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या बना लिया? घनाभ का वक्र पर क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बना लिया। और घनाभ का वक्र पर क्षेत्रफल का मतलब है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ठीक है, समझ आया है? अब जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण का मतलब 6 के 6 फलक, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 फलकों का क्षेत्रफल। इसमें वो भी आ जाएंगे ना, क्या क्या ऐड हो गई इसमें हैं? फर्श और छत भी मिल गए, फर्श और छत। तो फर्श और छत जैसे ये है, अब ये छत है तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो ये आयत है, ये फलक एक आयत है, आयत है तो लंबाई गुना ये चौड़ाई है, तो L गुना B LB। इसका आ गया। फर्श का निकालोगे तो इसको डबल कर दो, 2LB हो जाएगा, 2LB, ठीक है ना। और फिर इसमें प्लस करोगे, भाई इसका जो निकाला था हमने, एक का तो 2HL निकाला था और इस एक का निकाला था 2BH, ये आया था ना चारों दीवारों का, 2 दीवार का ये, 2 दीवार का ये, और फर्श का और छत का ये आ गया।
इन 6 के 6 पार्ट जोड़ दो, 2HL और 2BH, फिर 2 फलक और 2 फलक, 6 फलक हो गए ना, सभी का क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, या 2 को कॉमन लिख दो। अब 2 कॉमन ले होगे तो LB अंदर बच गया, प्लस यहाँ HL प्लस यहाँ BH, ये बन जाएगा अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, समझ आया? अब जो अपना सवाल था भाई, लंबाई तो थी 10 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। अब इसका अगर हम ये निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या आएगा, निकाल के देख लो। 2 तो बाहर है, L की और B की गुणा, L और B की गुणा 10 गुणा 8, फिर जमा H और L की गुणा, H और L की गुणा 10 गुणा 6, फिर प्लस B और H की गुणा 8 गुणा 6, 8 गुणा 6, ये आ जाएगा 2, कितना हो गया ये, गुणा 10 8 और ये 10 छिके और 8 छिके 48, इसको जोड़ दो 80 60 है और 48, 8 से 14 और 4 18, ठीक है ना। और 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा कर दो, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 1 कम 2 और 1 3, इतने वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही घन और घनाभ में क्या अंतर है, घन और घनाभ में क्या अंतर है भाई। जो घन है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, और घनाभ में बराबर नहीं होती। घनाभ में जो है घन है, जो घन घन और घनाभ दोनों में क्या अंतर है, घन और घनाभ दोनों के पीछे, घन और घनाभ, घन और घनाभ भाई, इसमें क्या अंतर है। जो घन है भाई वो वर्ग है, एक तरह से वर्ग के ऊपर बना हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। और घनाभ में इन तीनों में से एक अलग मिलेगी जरूर, 2 तो इक्वल हो भी सकती है लेकिन एक जरूर अलग मिलेगी, तीनों भी अलग हो सकती है। ठीक है ना। बाकी तो 6 फलक इसमें है, 6 फलक इसमें है, लगभग 4 दीवार है, लगभग
है ना। जी सर हाँ, क्या सभी घन घनाभ हो सकते हैं? क्या सभी घन घनाभ हो सकते हैं? प्रत्येक देखो, घनाभ युक्त क्या सभी घन, ये घन है और ये क्या है, घनाभ। अब जो घनाभ है उसमें तीनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब अगर तीनों इक्वल हैं तो भी घनाभ भी कह सकते हैं, और इक्वल नहीं है, डिफर हैं, अलग अलग हैं, तब उसको घनाभ कह सकते हैं। लेकिन जो घन है, घन में तीनों इक्वल होनी जरूरी है। अब इसका मतलब ये घन है तो इसको तो हम घनाभ भी कह सकते हैं, ये घन भी है और घनाभ भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक घन है वो घनाभ घनाभ है, प्रत्येक घन है वो घनाभ हो सकता है। लेकिन प्रत्येक घनाभ है वो घन नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, क्योंकि ये घनाभ है लेकिन इसको हम घन नहीं कह सकते। इसका मतलब प्रत्येक घनाभ है वो घन नहीं हो सकता। समझ में आई बात? और कोई सवाल पूछना चाहिए? हाँ, शाबाश। सर क्या सभी घनाभ घन होते हैं? क्या सभी घनाभ घन होते हैं? ये तो अभी बताया है मैंने। क्या सभी घनाभ घन होते हैं? क्या सभी घनाभ घन हो सकते हैं? ये क्या है? घनाभ घनाभ है। तो घन तो नहीं है, ये घन तो नहीं हो सकता। घन तो ये, इसका मतलब सभी घनाभ घन नहीं हो सकते, सभी घनाभ घन नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये घन है, अब ये घन है ना, तो ये घनाभ भी हो सकता है, क्योंकि घनाभ में अपने पास दोनों चांस है भाई, दोनों ऑप्शन है। घनाभ में तीनों जो साइड हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये तो घनाभ, इसको हम घनाभ भी कह सकते हैं और घन भी कह सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक घन घनाभ भी होता है, लेकिन प्रत्येक घनाभ घन नहीं हो सकता। घन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो घनाभ है, घन नहीं हो सकता। क्योंकि घन होने के लिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल चाहिए, बराबर चाहिए, और घनाभ में तो डिफर हो सकती है। इसलिए प्रत्येक घनाभ, ये घनाभ तो है लेकिन घन नहीं है। नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रत्येक घन घनाभ तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक घनाभ घन नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। और कोई? सर जो आपने शुरू में सवाल समझाया था हाँ, उसमें फलक किनारे और कोने इनमें क्या कोई संबंध है? फलक किनारे और कोने इनमें क्या कोई संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल, संबंध इसी को कहते हैं हम, फलक। शाबाश, बैठिए। जो फलक किनारे और कोने, फलक किनारे और कोने, फलक 6, किनारे 12 और कोने कितने हैं? 8। 1 2 2 4 और 2 6 फलक, 2 किनारे, 2 और 2 4 और 4 ये हो गए 8, और 8 और 4 12, 12 किनारे हैं। कोने ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए ना। इनमें संबंध क्या है बताया था शुरू में। संबंध क्या है? इन दोनों का जोड़ और ये 2 प्लस इसमें 2 जोड़ दो, बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। मतलब जो फलक फेस, किनारे एज और कोने वर्टेक्स, जो फलक और कोने हैं, फलक प्लस कोने, ये किनारे प्लस 2 होना चाहिए। तो ये कितना है? फलक 6 और 8 14 और ये 12 प्लस 2, यही तो था यूक्लिड पर में, यूक्लिड पर में यही थी। यूक्लिड जो एक महान गणितज्ञ थे उन्होंने यही बताया था
कि भाई जो फलक और कोणों का जोड़ है वो किनारे प्लस 2 के बराबर होता है। तो ये संबंध है इनमें, इसी को हम कहेंगे इन तीनों में आपसी संबंध को दर्शाता है ये, ठीक है ना। ये जो है ये या ये बात समझ में आया? और कोई? सर घन घनाभ शंकु हाँ वर्ग आयत इनमें क्या अंतर है? घन घनाभ घन घनाभ हाँ शंकु वर्ग आयत घन घनाभ घनाभ शंकु शंकु वर्ग आयत, है ना। ये क्या है? 3D आकृति। और ये क्या है? 2D आकृति। वो 3D आकृति है, ये 2D आकृति है, ठीक है ना। ये प्लेन है, ड्रा कर सकते हैं हम इनको बोर्ड के ऊपर। जो 3D आकृति है उनमें 3 भुजाएं होती है ना, लंबाई चौड़ाई या मोटाई, लंबाई चौड़ाई या मोटाई ऊंचाई कह सकते हो। तो जब उनमें 3 भुजाएं हैं तो उनमें से क्षेत्रफल निकालने का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ जैसे होता है, और उसमें आयतन भी आ जाएगा। फिर जो इनमें जो है आयतन भी आ जाएगा, क्योंकि अगर इसमें 3 साइड हैं, अगर 3 साइड हैं, 3 साइड हैं तो क्या हो जाएगा? 3 अगर साइड हैं तो मोटाई हो गई, तो इसका मतलब ये जगह घेरेंगी। ये क्या करेंगी? जगह घेरेंगी ये, और जगह घेरेंगी तो इसका मतलब वो उनकी कुछ कैपेसिटी है, उनका कुछ वो हो गया ना, फिर आयतन हो गया। अगर ठोस है, ये ठोस है, जैसे अगर हमने इसको भाई मान लीजिए कोई बर्तन है वो पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना, और हमने इसको इसके अंदर छोड़ दिया, पानी चला गया ऊपर, यहाँ तक आ गया, ये पानी इसकी वजह से यहाँ तक इस भाग में ऊपर आया, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका आयतन और इसका आयतन एक बराबर हो गया, क्योंकि ये हमने उस पानी के अंदर छोड़ा, पानी ऊपर आया, तो इसकी वजह से जितना पानी ऊपर आया, इसकी वजह से आया ना पानी ऊपर। तो जब इसकी वजह से पानी ऊपर आया है तो इसका मतलब इसने उतनी जगह घेरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसका आयतन है, ठीक है। और अगर हम किसी घनाभ का आयतन निकालेंगे, चाहे घनाभ हो, ऐसी आकृतियां जिनका फर्श और छत का क्षेत्रफल बराबर हो, ये क्या है? छत है। दोनों बराबर हैं, ये कम ज्यादा तो नहीं है, और इसके ये 90 डिग्री पे है, फर्श से 90 डिग्री पे साइड है ना। तो ऐसी आकृतियां उनका फर्श और छत का क्षेत्रफल इक्वल है, और दीवार ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल के और उसकी ऊंचाई से उसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। आयतन आ जाएगा ना। इसका आयतन आ जाएगा घनाभ का आयतन। जो घनाभ का आयतन है क्या हो जाएगा भाई? जो फर्श है ना उसका, फर्श कैसा है? फर्श आयताकार है, घनाभ है ये अपना कमरा, तो फर्श आयताकार है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको अब ऊंचाई से और गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आयतन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर घनाभ का हमने आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की गुणा कर दो, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। भाई जैसे अभी हम कर रहे थे, घनाभ था ना, इसकी 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर साइड है, तो इसका मतलब 10 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा? 8 × 48 गुना 10 480,
480 क्या 480 क्या 480 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर नहीं सर, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। जी। ध्यान से देखिए हम कितने आए हुए हैं, 3। 3 आए हुए हैं ना। जी। एक चैप्टर है घन और घनमूल, है ना, अपनी किताब में एक चैप्टर किया जा चुका है। घन और घनमूल, घन और घनमूल का चैप्टर कर लिया। तो घन, किसी संख्या का घन निकालते हैं, किसी संख्या का घन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे 5 का घन, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 ऐसे निकलता है ना घन, 3 बार गुना करेंगे तो। और घनमूल में उसके गुणनखंड करके 3 के हम जोड़े बना देते हैं। इसका मतलब जो 480 हाँ घन मीटर, m की पावर 3 आ जाएगा ना। तो आयतन, ये खास नोट करने की बात है, ये जो आयतन है ये किस में आता है? घन मीटर में। अगर यहाँ किसी ने मीटर या वर्ग मीटर कर दिया तो पूरा सवाल ठीक आखिरी में आके गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। तो आयतन किस में आएगा? घन मीटर में। ये साइड की लंबाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल की इकाई है क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई की 2 बार गुना होती है। इसका मतलब दूर के साथ मीटर सेंटीमीटर जो भी इकाई है उसकी भी साथ के साथ 2 बार गुना होगी ना। और आयतन में 3 बार गुना हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई जो भी है ना। तो 3 बार गुना होगी तो इसका मतलब घन मीटर, आयतन घन मीटर में आएगा। अब जैसे यही 480 है ना भाई, मान लो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया, उसके 4 ऑप्शन हैं, जैसे अपने पेपर में आते हैं कई बार भाई 480 मीटर, 480 वर्ग मीटर, 480 घन मीटर। अरे खाली 480 मान लो खाली छोड़ दिया भाई, या ये लिख दिया उनमें से कोई नहीं, इसमें लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब और पूछा क्या था? आयतन। तो इसका मतलब सारे 480 है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे। तो आयतन है तो इकाई को ध्यान रखना, आयतन की इकाई क्या होती है, समझ में आया? घन मीटर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो अब तक? सर क्या कॉपी का पेज 3D आकृति है? क्या कॉपी का पेज 3D आकृति है? शाबाश, बैठिए। कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है क्या कॉपी का एक पेज 3D आकृति है? 3D आकृति है सर, कॉपी का पेज 3D आकृति है। क्यों, कैसे पता चला? सर वो आयत के आकार का है। आयत के आकार का है, उसका एक फलक, हाँ सर उसका एक फलक आयत के आकार का, ठीक तो है। उसके ऊपर जैसे सिक्के को रखते हैं उसी टाइप से रखेंगे तो पेजों को तो मोटा हो जाएगा। तो इसलिए वो 3D इससे, क्योंकि अगर हम बैठ जा, शाबाश, ये एक पेज है और ये कई पेज हैं और इसके नीचे और पेज लगावांगे, ज्यादा पेज लगा दिए मान लिया, तो जब ज्यादा पेज इसके साथ साथ आप लगावांगे भाई तो क्या हो जाएगा? घना बन जाएगा ना। इसका मतलब एक पेज की भी कुछ तो मोटाई है, कुछ तो है, 0.1 0.01, ठीक है। क्योंकि जब एक पेज, 2 पेज, 5 पेज, 50 पेज, 100 पेज, 500 पेज जब इतने जुड़ के फिर मोटे हो जाते हो, इसका मतलब एक पेज की भी कुछ मोटाई है। तो इसका मतलब एक पेज भी घनाभ है और 100 पेज से अगर बंडल बना दिया वो भी घनाभ है, किताब भी घनाभ के आकार की है फिर, ठीक है ना। समझ में? हाँ कौन सी आकृति है? क्या 3D आकृति कैसे है और कौन सी आकृति है? 3D आकृति, 3D आकृति तो अभी बताया जिसमें 3 साइड हो, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, 3 आकृति जिसमें 3 साइड होती हैं वो 3D आकृतियां हैं। जैसे घनाभ एक 3D आकृति है। 2D आकृति कौन सी थी? जिसमें 2 भुजाएं हैं, जैसे वृत्त और आयत है, त्रिभुज है,
है ना। तो वो क्या है, 2D आकृतियां हैं। और कोई? वक्र पर क्षेत्रफल, जैसे घनाभ का हमने फार्मूला बनाया, वक्र पर क्षेत्रफल और संपूर्ण पर क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र पर क्षेत्रफल का मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल। अगर हम घनाभ की बात करें तो, अगर हम घनाभ की बात करें, जैसे आज हमने घनाभ के बारे में पढ़ा है, तो 6 के 6 फलक, दोनों छत, दोनों दीवार, 4 दीवार और छत और फर्श 6 होगी। इसका मतलब 4 दीवार हैं। वक्र नाम से ही स्पष्ट है ना। ये वक्र क्या है, ये वृत्त है, तो ये टुकड़ा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये वक्र पृष्ठ है घनिया घनाभ का, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और जो संपूर्ण है उसमें फर्श और छत दोनों मिला दो, संपूर्ण पर क्षेत्रफल। और कोई सवाल? शाबाश। और कोई सवाल? सर, घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन और घनाभ में क्या अंतर है? भाई, घन और घनाभ में तो जो घन है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होती हैं। वो घनी घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल, और इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक साइड जो है ना वो अलग हो सकती है जी। अगर तीनों इक्वल होगी तो, तीनों इक्वल हो गई, इसका मतलब वो घन है। और अगर उनमें से एक भी डिफर है तो उसको हम घनाभ कहते हैं। लेकिन घन को भी ऐसे हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते। इसमें एक कंडीशन है, तीनों इक्वल होनी चाहिए। इसमें कंडीशन नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसीलिए प्रत्येक घन घनाभ है, और इसीलिए प्रत्येक घनाभ घन नहीं है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन करके लाने हैं। भाई, एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई, घनाभ है एक घनाभ जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर। हमने क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन अपनी मर्जी से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर के वो हल करके लेके आने हैं, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ, सारा काम करके आना है। कोई चीज समझ में नहीं आए वो फिर पूछ लेना। एक दूसरे के साथ किसी ने एक दूसरे से पूछना नहीं है, एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखना है। जो चीज समझ में ना आए उसको मेरे से दोबारा पूछ लेना है, ठीक है। धन्यवाद।